कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी भयावह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में न तो बेड की कमी है, न ही ऑक्सीजन की कमी है और न ही रेमडेसिविर जैसी दवा की कमी है। इस वक्त हमारे साथ जयप्रताप सिंह हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। जयप्रताप जी, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डेथ्स है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की मौतें घरों में हो जा रही हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, यहाँ तक कि निजी और अस्पतालों में, नर्सिंग होम में लोग मर रहे हैं। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है इस वैश्विक महामारी में, इसमें तो दो प्रकार का है। जैसे अभी आपने स्वयं बोला, एक तो जो हमारे मेडिकल संस्थाओं में, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, या जो भी हमने कोविड केयर सेंटर जो हमारे सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उसमें जो मृत्यु होते हैं उसका तत्काल उसको अपलोड करते हैं हम अभी पोर्टल पर। तो पूरे प्रदेश में जितने भी मृत्यु होते हैं तत्काल वो हमारे संस्थाओं द्वारा अपलोड जाता है। वही फिगर हमको डेली सुबह हमको मिलता है, जो हम लोग उस पर चर्चा भी करते हैं। और उन एक एक डेथ पर हम एक डेथ ऑडिट भी करते हैं कि कब वो हॉस्पिटल पहुंचा, कितना दिन रहा, कौन प्रकार के दवाई उनको दी गई और कितना ऑक्सीजन भी लगा। यहाँ तक हम पूरा उसका समीक्षा एक एक पेशेंट का करने के बाद एक डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से ये हमको प्रतिदिन इसका सूचना और डिटेल मिलता है। इससे हमको जानकारी होता है कि किसी डॉक्टर ने कितना उसमें इंटरेस्ट लिया, कहीं लापरवाही तो नहीं किया, किस तरह का उसमें उनका जो उपचार करने का तरीका है, ये हम देखते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा, ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि इधर जब वायरस ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है तो लोगों को पहले चरण में जब वो टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव निकलने लग गया। ये 30% से 35% ये पूरे इंडिया में और हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिक द्वारा भी माना जा रहा है कि वायरस ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो अब जब 30% या 35% के लोग अब जब जाते हैं और नेगेटिव निकलता है, सप्ताह भर के बाद वो अपने नॉर्मल तरीका से घर पर रहते हैं, सप्ताह भर के बाद उनको एकदम से डिफिकल्टी होता है या दिक्कत आती है सांस लेने में, फिर वो घबरा के चले जाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं और फिर पता चलता है कि वो सिम्टम उनका लगभग वही है जैसे कोविड का है। तो ऐसे लोग को भी हम लोग जैसे पता चलता है उनको भी हम अलाउ करते हैं अपने बेड माने हॉस्पिटल में करने के लिए। और जो नेगेटिव आता है खाली एंटीजन के भी टेस्ट पर भी, पहले आरटीपीसीआर होता है उसको तो हम मानते ही हैं, मगर एंटीजन में भी अगर ट्रू पॉजिटिव आएगा तो उसको अपलोड करा के उसको भी हम पेशेंट के रूप में उसका उपचार कराएंगे। तो यदि अगर कोई होम आइसोलेशन में कोई मृत्यु हो जाता है जिसकी जानकारी हमको नहीं हो पाता है तो वो हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो अगर अपना ट्रीटमेंट करा रहा है या किसी कारण से उसको बाद में पता चला, जब तक उसको पता चला कोमोर्बिडिटी के साथ में और भी कई कारण हो जाते हैं, उसके वजह से उसकी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो गई, जब तक वो पहुंचने का प्रयास भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे मृत्यु होते हैं जो हम लोग को नहीं पता चलता इसके बारे में। माना जाए कि जो एक्चुअल डेथ है कोविड का, वो और जो सरकारी आंकड़ों में जो डेथ रिपोर्ट हो रहा है वो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे अंतर। देखिए, हमारा जो मृत्यु का वो हमारा एक सरकारी संस्था है और मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको सबको अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर, प्राइवेट पब्लिक दोनों के अंदर जो मृत्यु होती है वो हमारे पास पूरे डेटा आ जाता है, उसमें उसका डेथ ऑडिट भी हम कराते हैं। वो एक बात हो गया। अब घर पर तो आप मान लीजिए आप पहले से ही बीमार भी हैं, मान लीजिए आप कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या आपकी किडनी इफेक्ट हो चुका है, ये कोविड के अलावा हम बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जिससे लोग का मृत्यु हो जाता है, ओल्ड एज में मृत्यु हो जाता है, कई चीजें ऐसे। और उसी में अगर कोविड भी आपका हो गया और वो आपका जल्दी हो गया तो वो हमको नहीं पता चलेगा ना। वो तो नेचुरल बीमारी भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, उसका कोई डेथ एनालिसिस नहीं हो रहा है, डेथ ऑडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमको पता भी नहीं है कि कितने लोग उसका रहे। ऐसे तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा किसी। तो ये इसका कोई फिगर अभी नहीं आ रहा कुल मिलाकर, सिवाय सरकारी अस्पतालों या फिर निजी अस्पतालों में मौत के अलावा जो दूसरे जगहों पे जो लोग अस्पताल जाने के वक्त मर जा रहे हैं, जो लोग अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाए उनकी मृत्यु हो जा रही है, घरों में जो लोग सीरियस हो जा रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है, ये डेटा तो नहीं आ पा रहा। नहीं, ये पूरा नहीं आएगा वहाँ पर, मगर अगर एम्बुलेंस से कोई पहुंच गया हमारे अस्पताल में कहीं पर और मान लीजिए एडमिट भी हो गया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसको तो नोट कर लेते हैं हम लोग। सर, ये आपको क्या लगता है ये कितना आंकड़ा हो सकता है, दोनों में कितना
है, जो लोग जिनका पता नहीं चल रहा या जो जिनका इतना फर्क नहीं है। जैसे आज के, मुझे लगता है आज के हमारे आंकड़े जो आज बता रहे हैं 257 या ऐसा कुछ बता रहे हैं, जो हमको लगता है काफी हाई है। क्या 257 सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को जोड़ करके है ये? हाँ, जो मेडिकल फैसिलिटी है जिसमें हम रखे गए थे, क्योंकि निजी अस्पताल को भी उसको जोड़ के उनको देना है हमको, तो कभी उनका 1-2 दिन लेट भी हो जाता है, मगर हमारे पास डेटा आता है, क्योंकि हम पूरा उसमें सख्ती भी करते हैं कि हर प्रकार से निजी अस्पतालों का भी हमको डेटा मिलना चाहिए। कहा यह जा रहा है सर कि डेटा को छुपाया जा रहा है, मौतों के आंकड़े को दबाया जा रहा है, और इसलिए दबाया जा रहा है कि सरकार, ज्यादा मौतें अगर दिखाई जाएंगी तो सरकार पर असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे मुख्यमंत्री जी को जानेंगे तो किसी चीज को छुपाने के आदी नहीं है, बल्कि उस पर कार्रवाई करने के लिए और तैयार हो जाते हैं। तो वो इतना सख्ती के साथ उन्होंने ये संदेश दिया है और इसका निर्देश भी दिया है हर जगह कि किसी प्रकार का कोई भी मृत्यु अगर कोविड से होगा उसकी पूरी सूचना हमको मिलना चाहिए, और उसमें कोई अगर छुपाने का प्रयास करेगा, अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी आदमी छुपाने से पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो इस दिशा में बिल्कुल नहीं है। एक्टिव पेशेंट अगर आते हैं या जितने भी हमारे पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उसके सारे आंकड़े हमको पुटअप करना पड़ता है, भले वो आपको ज्यादा दिखेंगे। नहीं तो आज हमारा 38,000 हमारा पहले अभी 5 दिन पहले था, आज धीरे धीरे घट के 33,000 हो गया है। कहीं ऐसे छुपाने की बात नहीं है। हम लोग तो पूरी तरह टेस्टिंग भी हमको पूरा करना है, पेशेंट की पूरी सूचना देना है, हॉस्पिटल की सूचना देना है, हर चीज का बिल्कुल ओपन रहता है हमारा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश रिकवरी की राह पर है, उत्तर प्रदेश के ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहे हैं, या फिर आप अभी भी श्योर नहीं है कि ये आने वाले समय में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बढ़ जाएगा और आपको मुसीबत हो? पिछले बार वो 2020 का देखने के बाद और इस साल का हम लोग जो अभी 2-3 महीने का जो अनुभव हो रहा है मार्च से, ये जरूर समझ में आ रहा है कि अब इसको बहुत जल्दी हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो कितना डाउन होगा ये तो साइंटिस्ट ही बता पाते हैं, वैज्ञानिक बता पाते हैं, मगर अभी जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं 2-3 दिन से, इसमें हल्का सा डाउन है, मगर पॉजिटिविटी अभी हमारा ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको नकारेंगे नहीं, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, और हमारा मैनेजमेंट जितना पुख्ता हो जाएगा, जितना हम उसमें बेड्स की व्यवस्था हम बराबर करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स लगने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वाले में ही दे दिया था हमको, करीब 15 ऑक्सीजन प्लांट तो हमारे जिला अस्पताल पर लगने जा रहे हैं, जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा हम लोग को मिल चुका था, जिसमें हमारा लगना भी शुरू हो गया। कई जगह हमारे मशीन भी आ चुके हैं, और इस बार भी हम लोग ने केंद्र सरकार के उस पर सभी जिला अस्पताल पर लगाना शुरू कर दिया। एक चीज बताइए कि आप लोग बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए थे क्या? क्योंकि क्या आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस तरह की स्थिति आप फेस कर पाएंगे? अचानक लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे, मरने लगे, आपके यहाँ प्लांट में, आपके यहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, तमाम चीजें हो गई। तो क्या मतलब सरकार ने जितनी तैयारी पिछली बारी की थी, सेकेंड वेव के लिए आप तैयार नहीं थे? ये देखिए, वैश्विक महामारी के बारे में दुनिया में कोई साइंटिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो बता पाएगा कि अगला फेज कब आने वाला है। कोई नहीं बता पाएगा आपको। जब 100-150 साल का हिस्ट्री आप देखेंगे, जब स्पेनिश फ्लू आता था, जब प्लेग आता था, उस जमाने में तब वैज्ञानिक आपको कभी नहीं बता पाते थे कि कितने दिन में दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन सर आप अगर देखिए तो ब्राजील में आ गया, अमेरिका में आ गया, इतने लोग मर गए, और सरकार दूसरे फेज के लिए यहाँ तैयार नहीं हुई, जबकि यहाँ के पहले महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ये सेकंड वेव आ चुका था। नहीं, हमारा तैयारी तो था एक प्रकार से, क्योंकि देखिए जब पिछले वाला जब हुआ था तो आपने देखा होगा 2021-22 का केंद्रीय बजट में 137% का बजट आवंटन अब की पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट में आवंटन तो हुआ, लेकिन मतलब ऑन ग्राउंड तैयारी नहीं थी। ये फरवरी में हुआ था ना, और उसके पहले ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया गया था, हमने अपना डिमांड भी भेज दिया था। पहले भी हम लोग को बोला गया था कि आप अपने यहाँ BSL-2 का लैब का तैयारी करिए, उसका जो प्रपोजल है उसका आप भेजिए हमारे यहाँ, और उसके साथ ब्लॉक बनाइए, जिससे कि आपको अगर कोई इस तरह के फिर दोबारा कोई वायरस आएगा तो उसकी तैयारी के लिए आपको एक ब्लॉक भी बनाना है जिसमें 100 बेड के होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने अपना डिमांड भी भेज दिया था, तैयारी भी हो गया था, प्लांट्स के आने की बात भी हो गई थी, ये पहले से था। उसके ऊपर हमारा जो 137% का हमारा जो आवंटन हुआ है पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये सब आपका मार्च के पहले हो चुका था। मार्च 3 के बाद से ही एकाएक ये शुरू हो गया, एकदम से ट्रेंड बढ़ने लगा। तो जो प्रक्रिया में है उसको और हमको तेजी करना पड़ा, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। लेकिन मंत्री जी, एक चीज हुआ कि जो लोग हैं वो आपके कमांड सेंटर के चक्कर लगा रहे थे,
रेफरल सिस्टम आपने लागू कर दिया, बिना रेफरल सिस्टम के लोग सड़कों पर मरते हुए मिले, अस्पतालों में हाहाकार मची रही, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को अस्पताल नहीं मिले, कई लोगों को जब 2-2 दिन तक रेफरल सिस्टम में चिट्ठियां नहीं मिली, अस्पतालों में एडमिट नहीं हो पाए, उनकी मौतें हो गई। देखिए, यही इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले साल चला था, ये बहुत अच्छी तरह से चला था, लेकिन इस बार तो फेल हो गया। हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने पर कई चीज का ट्रांसपेरेंसी हो गया था, कई चीज बिल्कुल पकड़ में आ गया था। परंतु इस बार फिर मैं वही कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उस समय का पेशेंट और इस समय का पेशेंट जो 30% अधिक आया, ज्यादा इन्फेक्शियस हुआ, जल्दी लोग इन्फेक्ट हो गए, जल्दी लोग अस्पताल चाहते, जल्दी लोग में वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए। पिछले बार रेमडेसिविर ने किसी ने नहीं पूछा, और रेमडेसिविर तो एक ऐसा दवाई है जो हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत पहले बनाया गया था, फिर बाद में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। थोड़ी बहुत उपयोग 2020 के एंड में थोड़ी बहुत उसकी बात निकली थी, मगर इस बार तो हर आदमी चाहता है, जबकि उसमें उसका एक हिदायत भी दिया गया है डॉक्टर के माध्यम से कि पहले 5 दिन में आप रेमडेसिविर लगाएंगे। तो सर लेकिन रेफरल सिस्टम आपको तुरंत खत्म कर देना चाहिए था कि लोग इतने परेशान हैं इस रेफरल सिस्टम से। आपने खत्म किया, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया, पार्शियल किया, अभी भी वो चल रहा है, और आज भी सरकारी अस्पतालों के लिए रेफरल सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। सरकारी अस्पताल के लिए तो रेफरल सिस्टम रहेगा, क्योंकि आपको कैसे मालूम, आप प्राइवेट में हम लोग ने पाबंदी हटा दिया कि प्राइवेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या स्मॉल नर्सिंग होम है या छोटे छोटे अस्पताल हैं, उनको हमने फ्री कर दिया कि कोई आदमी जाएगा वहां पर जाके अपना आवंटन करा ले, अगर जगह है वो देंगे। लेकिन तब तक बहुत मौतें हो गई। नहीं, मृत्यु को उससे मत जोड़िए, मृत्यु तो अपने आसार पर जो हुआ, कितने मृत्यु हुआ वो तो मैं आपको आंकड़ा बता दूंगा, जब से 3 मार्च से लेके आप अभी देखते रहिएगा कितने। रेफरल सिस्टम की वजह से लोग परेशान हुए और उनको जगह नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिले, अस्पताल उस चिट्ठी के लिए वेट करना पड़ा, वो और गंभीर होते चले गए और तब उन मौत के मुंह में गए। देखिए, जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, वो लोग अपना पूरा डेटा नहीं अपलोड करते हमारे साथ, जल्दी वो अपना कितने बेड्स उनके खाली और नहीं बता पा रहे थे, बहुत दबाव डालने पर वो मिलता था। इसलिए जब बाद में ये बात बढ़ने लगी तो हम लोगों ने कहा कि इसको हटा दें, और हमारे गवर्नमेंट का तो संस्था तो हम तो उसको संचालन करेंगे कि गवर्नमेंट में हमारा केजीएमयू में, पीजीआई में, आरएमएल में, ईरा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल है, हिंद है, मेयो है, इसमें जितने भी बेड्स हम लोगों ने तैयार किया, इसमें कितने खाली है, कितने भरे हुए हैं, कितना ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसका पूरा डेटा हम लोग रखते हैं और इसी पर हम आवंटन करते हैं। बाकी आम पब्लिक जो उनको दिक्कत हो रहा था प्राइवेट में जाने के लिए, वो हमने फ्री कर दिया। अब वो वहां पर जाते भी हैं, और जाते हैं तो अगर संख्या तब भी ज्यादा आएगा, तब भी आपका पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भी अगर संख्या बढ़ते जाएगी, फिर भी वो चाहे वहां खड़ा रहे, चाहे हमारे यहाँ खड़ा रहे, चाहे कहीं भी खड़ा रहे, तो बेड्स की व्यवस्था तो उतनी ही है। हम तो हर बार बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले बार हमारा 1,75,000 बेड था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें हमने वेंटिलेटर भी खरीदा था, एचएनएफसी भी खरीदा था। सर कि आज अचानक से फिर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, 40,000 लोग या 35,000 का एवरेज मान ले रोज अगर आ रहे हैं, तो 35,000 लोगों को आप बेड देने की स्थिति में हैं आज की स्थिति में? नहीं, 35,000 अगर आ भी रहे हैं तो सब नहीं आते हमारे पास, उसमें 80% आपके जाते हैं उसमें होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन में उनको हम 20% भी मान ले सर, तो 7,000 6,000 बेड आप हर दिन देने की स्थिति में हैं? नहीं, हर दिन देने की स्थिति नहीं है हमारा। नहीं, अब मिला के हमारा है, प्राइवेट को मिला लेंगे तो हमारा 5,000 से ऊपर तो हमारा सरकारी संस्था ही लखनऊ में देता है, तो 5,000 6,000 तो हमारा सरकारी इसमें है। तो उसमें 3 कैटेगरी का है, एक आपका आइसोलेशन बेड है, एक आपका L2 व्यवस्था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, और L3 में जो क्रिटिकली केयर जिसमें वेंटिलेटर, HDU ये सब होता है। तो आज के दिन आइसोलेशन में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता। आइसोलेशन माने कि आप सामान्य रूप से एक बेड है, आप आराम करिए, उसमें दवाई आपको दिया जाएगा, उसमें कोई तैयार नहीं देने के लिए। वो कहते हैं हमको आइसोलेशन ही चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्ट आपका ऐसे हो रहा है कि आदमी को लगता है कि बिना ऑक्सीजन का हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन पर ही मानता है वो। तो ऑक्सीजन के L2 के बेड्स हमारे उतने सीमित है, वो बढ़ते जा रहे हैं हर साल, हर दिन हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। केजीयू में पूरा केजीयू हम लोगों ने ले लिया, पूरा बलरामपुर हॉस्पिटल ले लिया, लोक बंधु ले लिया, पीजीआई में भी बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन वहाँ 30-40 बेड और आईसीयू और क्रिटिकल केयर पेशेंट के लिए बढ़ रहा है। आरएमएल में भी जितना मैक्सिमम है वो भी ले लिया। ईरा, इंटीग्रल, हिंद, मेयो, ये सारे लोग अपना 500-600 बेड जितना भी है, ये सब मिला के हम लोग का 5,000 से ऊपर की बेड अभी है जो है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि डिस्चार्ज पॉलिसी हमने बताया कि डिस्चार्ज पॉलिसी बनाना इसलिए आवश्यक था कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्के उनके सिम्टम्स हैं, मगर उनको लगा था कि साइकोलॉजिकली कि हम अगर हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे।
तो एक कमेटी बना के, डॉक्टर्स की टीम बना के और डिस्चार्ज पॉलिसी बना के कि जिन लोग 7 दिन वहां से हैं या 10 दिन मैक्सिमम वहां पर है, उनको कोई सिम्टम ज्यादा नहीं है, वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको बाहर करके उनके घर पर आइसोलेट करने के लिए उनको हम बोल देते हैं। बाकी वो जगह हम खाली करके क्रिटिकल केयर पेशेंट के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। क्या लोग खुद से भी नहीं छोड़ना चाहते हैं अस्पताल? हाँ, ऐसे कई लोग हैं, कैसे कई बार आया ये, बहुत जगह हमने देखा। स्टार्टिंग में तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए जिनको लगा कि नहीं हम अपने यहाँ नहीं होगा, या घबराहट लगा, उनको लगा हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको थोड़ा आराम भी मिलेगा, एक फीलिंग होता है हॉस्पिटल में जाने पर। तो इसको हम लोग ने देखा इसमें। तो अभी आपका नोएडा में हम लोग ने 200 से ज्यादा इतने ऐसे लोग को चिन्हित किया जो इस तरह के लोग में ऐसे बैठे हुए थे वहां पर अस्पताल बेड में, खाली भी नहीं कर रहे थे, 10 दिन से ऊपर भी हो गया था, नेगेटिव भी आ गए थे। तो ऐसे लोग को चिन्हित करके हम उनको होम आइसोलेशन में एडवाइस करते हैं, ताकि वहां उनका देखभाल हम टेली कंसल्टेशन से करेंगे और देखभाल वहां भी हो जाएगा उनका। सर, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी तस्वीरें देखी हैं और देश ने भी देखा कि लोग कतारों में सिलेंडर लेकर, बड़े बड़े जंबो सिलेंडर लेकर के खड़े हैं कि उनके पेशेंट को ज़रूरत है, और उनको कई कई घंटे, यहाँ तक कि एक एक दिन, 2-2 दिन तक लोगों को सिलेंडर नहीं मिले। कई लोगों की मौतें, उनके परिवार की मौत तब हो गई जब उनके परिवार का कोई लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है। अस्पतालों ने भी अपने सिलेंडर परिजनों को पकड़ाया, बोला कि जाओ जाकर के भरवा करके लाओ। कई जगह अस्पतालों ने बाकायदा नोटिस चिपका दिया कि हमारे पास अब बेड नहीं है, हमारे ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, हम अब और पेशेंट नहीं ले सकते। तो सर, ये वाली स्थिति जो आई है, इस स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? क्या सरकार इसके लिए कहीं जिम्मेदार नहीं है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और हम लोग ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि न उनको ऑक्सीजन मिला, न उनको बेड मिला, न उनको रेमडेसिविर मिला। यहाँ तक कि कालाबाजारी भी वैसे ही दिखी जब अनाप शनाप रेट पर लोगों को एम्बुलेंस मिले और उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये शहर में अपने पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने में चुकाए। देखिए, आप किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं कर सकते, और मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, न तो उत्तर प्रदेश, न तो भारत, और न किसी अमेरिका या इंग्लैंड या जितने लोग ने इसमें सफर किया है। वैश्विक महामारी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का रूप बदलता है तो कोई भी वैज्ञानिक का उतना तैयारी नहीं हो पाता कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कौन सा दवाई इसके लिए कारगर होगा। एक वैक्सीन आपने बनाया और पूरे विश्व में वैक्सीन अलग अलग टाइप का बन चुका है। कोई 81% एफिकेसी कहता है, कोई 91% एफिकेसी कहता है। परफेक्ट वैक्सीन आज भी नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन को बनने में 4 से 5 साल लगता है। हम सब लोग ने मिलकर, पूरे देश, पूरे विश्व ने बना के अपना अपना वैक्सीन तैयार कर लिया। आज उससे थोड़ा बहुत आपको जरूर उससे राहत मिलता है कि अगर आपको 2 वैक्सीन लगाने के बाद, और आपने देखा भी है कि उसके बाद भी केसेस आए हैं, पर वो हल्का फ्लू टाइप होता है, मगर आपके अंदर वायरस हल्का सा होता है, तो इसलिए आपको आइसोलेट तो होना पड़ेगा। आपके शरीर पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो फ्लू की तरह होगा। इसलिए किसी चीज को किसी को ब्लेम करने की वजह से कि आप तैयारी नहीं किया, तैयारी तो भाई एक सामान्यतः, मान लीजिए वायरस नहीं है और आपने पूरा अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार किया, जैसे आपका नॉर्मल जो बीमारी होती है, खांसी, जुकाम, किडनी, लिवर, ब्लड प्रेशर जैसे होते हैं आपके पूरे समाज में, इस तरह का हम लोग ने धीरे धीरे करके, कई वर्षों लगता है, चाहे सरकारी संस्था के अंदर चाहे प्राइवेट के अंदर। तो आज भी आपका 70% का रेशियो आपका प्राइवेट संस्था चलाती है, 30% सरकारी व्यवस्था होती है, जिसमें हम अपने पीएचसी और सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से हम अपना पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, गांव में होते हैं। ये सिस्टम सब जगह है, पूरे देश में है। और इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक वैश्विक महामारी आ गया, तो पिछले साल से हम लोग ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग ने वेंटिलेटर शुरू कर दिया, हम लोग ने बाईपैप मशीन किया, एनएचएफ किया, कई चीजों को हम लोग ने नया नया सुधार किया, ताकि आगे चल के हमको वो भी काम आएगा। अभी जो आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है, जितने आपकी तैयारी है, उससे क्या आप इस महामारी से लड़ लेंगे? नहीं, वो तो उतना तो नहीं है, क्योंकि संख्या तो आपकी बढ़ी रही है। भाई पिछले बार अगर मान लीजिए हमारे पास 100 लोग आए थे, एक बात हम कह रहे हैं, अब की कम से कम 300 लोग आ रहे हैं, तो 100 लोग के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बन गया, 300 के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर नहीं पड़ेगा पर्याप्त है। और 300 अगर आते हैं तो लगातार बराबर आते हैं। पिछले बार मैक्सिमम हमारा पर डे के हिसाब से 7,000 आया था, पर डे के हिसाब से 7,000 समथिंग आया था हमारा मैक्सिमम कोविड पेशेंट, एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट। अब हमारा आ रहा 38,000, 35,000, 33,000 टोटल मिला के यूपी में। तो उतना तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उतना तेजी से तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ सकता, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। ये पूरे देश का और ये सबका समस्या है। तो उस हिसाब से हम लोग इससे सीख लेते हैं, आगे चल के हम लोग इस तरह का व्यवस्था करेंगे। वैक्सीनेशन को पूरी तरह से हम लोग कारगर बनाने के लिए और तेजी उसमें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी 18+ का ऐलान कर दिया, दोनों वैक्सीन कंपनी ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। तो ज्यादा फोकस ये भी होगा कि 18+ और 45+ का जितने लोग बाकी हैं, 45+ का जो बाकी है, 18+ जो शुरू होना है, इन सब का मैक्सिमम अमाउंट का हम
हाई केस लोड वाले जनपदों में उसमें शुरू करके उनको वैक्सीनेट करेंगे। तो यही एक कारगर उपाय है कि वैक्सीन जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमको सेफ गार्ड मिलेगा। आखिरी सवाल बता दीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत क्राइसिस है, क्या बेड की किल्लत क्राइसिस है, क्या रेमडेसिविर जैसी दवा की किल्लत और क्राइसिस है? ऑक्सीजन की किल्लत तो पूरे देश में है। आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री के कमेटी के माध्यम से सभी राज्यों को ऑक्सीजन आवंटन हुआ है। जितना भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं पूरे देश में, हर राज्य को आवंटन किया गया उनके हिसाब के, उनके आंकड़े के हिसाब से। जैसे हमको 751 मेट्रिक टन आवंटन हुआ, अन्य प्रदेशों को अन्य हुआ। हम अपना जहां जहां हमको बोला गया, बोकारो जाइए, पानीपत जाइए, राउरकेला जाइए, जहां जहां बोला हम लोग अपना वहां से लेके आ रहे हैं और वो आवंटन ला रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने 50,000 मेट्रिक टन ग्लोबल टेंडर के माध्यम से भी वो ला रहे हैं, वहां से आयात करके वो भी आएगा। क्योंकि एक क्राइसिस बन ही गया वैश्विक महामारी की वजह से, लोग ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारा इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी हो रहा था, उसको भी हम लोग ने कट करके उसको मेडिकल यूज में कर दिया है। बहुत सारे छोटे छोटे एमएसएमई हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की अभी कमी उस हिसाब से नहीं है। हमारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पिछले 2 दिन से आ रहा है। सारे मेडिकल कॉलेजेस को हमारा ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल गया या प्लांट को भर दिया। लिक्विड ऑक्सीजन है वो भी हम लोग ने तैयारी कर लिया है। रेमडेसिविर हमने आपको पहले भी बताया था कि रेमडेसिविर बंद हो चुका था। रेमडेसिविर का इस्तेमाल एक्सपोर्ट करने के लिए दिया गया था। कोई जब केसेस आपके बिल्कुल डाउन हो गए और किसी का मांग नहीं था इस देश में, तो 7 आपके मेन कंपनीज हैं जिन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे ये शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना के उसका बैन कर दिया एक्सपोर्ट। उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको भी सपोर्ट किया है और उनका उत्पादन बढ़ा के उसको भी आवंटन कर दिया प्रति स्टेट के हिसाब से। हमको जो संख्या आवंटन हुआ है 1,64,000, वो हमको बैचेज में आते रहता है और बैचेज में आता है तो उसको हम डाइवर्ट करते हैं अपने मेडिकल कॉलेज, अपने सरकारी संस्थाओं में। और प्लस जो पब्लिक आना चाहती है उन लेने से, तो एक कमेटी बना के। रेमडेसिविर की कमी तो दिख रही है सर, लोगों तक मिल नहीं रहा, क्योंकि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उन्हें अचानक से रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है और वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए बाजार में नहीं। हाँ, बाजार में नहीं है क्योंकि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बंद हो गया था, एक्सपोर्ट हो रहा था। दोबारा उत्पादन शुरू करने के लिए ये सब मेडिकल कंपनीज को, दोबारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दोबारा उनको स्टार्ट करना पड़ा। तो जितना भी उनका स्टार्ट हो रहा है, आप बाजार को छोड़ दीजिए, जो भी वो बना रहे हैं वो सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हमको जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 7 कंपनी के बीच में, उनका करीब 5,000 10,000 इस तरह आते हैं और हमको 75 जनपदों में हमको बांटना है। 75 जनपद तक नॉर्मल होगा रेमडेसिविर की? ये तो मुझे लगता है अभी करीब 1 महीना और लगेगा। उनका प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना जल्दी जाएगा। अभी तो उनका लगता है 1 महीना से ऊपर लगेगा। सब 7 ही कंपनी बना रहे हैं और कंपनी को लाइसेंस मिल गया, वो लोग और तैयारी। बेड क्योंकि लोग अभी भी लौट रहे हैं अस्पताल से, उनको बेड नहीं। हम बढ़ाते जा रहे हैं, बेड प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा है। जितने भी संख्या आते हैं हम प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश कर दिया है कि अगर कोई भी आदमी आता है उसको बेड नहीं सरकारी उसमें मिलता है तो उनको प्राइवेट में उनको डालना पड़ेगा, प्राइवेट वाले को लेना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा सरकार देगी। तो ये भी व्यवस्था बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। अब तक आपको लगता है कि आप इस पर काबू पा पाएंगे? वायरस के ऊपर काबू तो पाना बहुत कठिन है, तो हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, परंतु हमारी संसाधन उसके मुकाबले बढ़ते बढ़ते कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी बढ़ जाए, उस मुकाबले में जितना इन्फेक्शन आ रहा है उतना हमारा प्रयास है। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। कहना है कि फिलहाल जो तमाम क्राइसिस है वो अंडर कंट्रोल है। ऑक्सीजन की किल्लत अभी नहीं है, रेमडेसिविर जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। ये तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड यानी जमीनी हकीकत अभी भी कुछ और है। लोगों के लिए अभी भी इस बीमारी से लड़ना खुद से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ।